Good morning, students. My name is सोहिनी लांबा, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात विकास प्रशासन। विकास कैसे होता है, किस तरीके से ये अस्तित्व में आया, और जो विकास की अवधारणा है या प्रशासनिक जो विकास का पेपर है वो एक नवीन अवधारणा है जो 1960 के बाद मुख्य रूप से अस्तित्व में आया है। 60 के बाद जो तृतीय विश्व के देश थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत आजाद हुए थे, स्वतंत्र हुए थे, वो देश थे लैटिन अमेरिका के देश, एशिया, अफ्रीका के देश। जब ये देश स्वतंत्र हुए तो इन देशों के सामने मुख्य जो समस्या थी वो थी इनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इनके सोशल डेवलपमेंट की, इनके पॉलिटिकल डेवलपमेंट की और इनके एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट की। इन देशों ने सबसे पहले अपने डेवलपमेंट के लिए या अपनी जनता के विकास के लिए सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मुख्य आधार बनाया कि हमें सबसे पहले हमारी जो जनता है उसका सामाजिक और आर्थिक विकास करना होगा, तभी हम अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं, अपनी राष्ट्रीय आय की हम वृद्धि कर सकते हैं और जनता के जीवन स्तर को हम ऊंचा उठाकर हमारे देश का विकास कर सकते हैं। मुख्य रूप से जो एडवर्ड वाइडनर था, जॉन मॉन्टगोमरी था, रिक्स था, डोनाल्ड सी स्टोन था, ये वो मुख्य विचारक हैं जिन्होंने विशेषतः डेवलपमेंट जो था उस पर विशेष जोर दिया है या जनता के विकास पर विशेष इन्होंने जोर दिया है और अपने विचार दिए हैं कि जनता का सामाजिक आर्थिक विकास होना चाहिए। जब तक सामाजिक आर्थिक विकास नहीं होगा, शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं होगा, चिकित्सा सुविधा अच्छी नहीं होगी, तब तक हम हमारे देश का विकास नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हम हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो सोशल डेवलपमेंट है उसके स्तर को उच्च बनाए रखेंगे या जनता में ऐसी भावनाएं लाएंगे कि वो लोग अपनी आय को बढ़ाकर राष्ट्रीय आय को बढ़ावा देने में सहयोग प्रदान करें। मुख्य रूप से जो डेवलपमेंट है वो परियोजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और विचारों का एक ऐसा प्रयास है जो किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है या देश के डेवलपमेंट को उच्च बनाने में ये मदद करता है। जो आर्थिक विकास है मुख्य रूप से या जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये प्रति व्यक्ति आय पर विशेष रूप से जोर दे रहा है। व्यक्ति के पास क्या पूंजी है उस पूंजी पर ये जोर दे रहा है, उस पूंजी में से या आय में से वो कितना बचत कर रहा है और उसका जो सामाजिक जीवन है, उसका जो रहन सहन है, उसका लेवल क्या है। यदि किसी व्यक्ति का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हमें पता करना हो तो उसकी ग्रोथ के बारे में हमें पता चलेगा उसके रहन सहन से, उसके जीवन स्तर से कि वो व्यक्ति किस प्रकार के कपड़े पहनता है, कैसा खाना खाता है, किस तरीके के मकान में रहता है, उसके पास गाड़ी है या नहीं है। यदि मान लो सपोज करो कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, आलीशान उसके पास बंगला है, गाड़ी है, तो अपन ये कह सकते हैं कि संबंधित व्यक्ति की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या उसका जो आर्थिक डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके पास क्या है, पैसा है और वो पैसे या उसका आर्थिक जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो हमें उसको देखकर पता लग जाता है कि संबंधित व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। सामाजिक स्थिति या उसका जो सोशल डेवलपमेंट है उसके बारे में अपन कैसे पता लगाएंगे कि व्यक्ति के सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन है, क्या वो जो परंपरागत समाज में प्रथाएं थी, रूढ़ियां थी, उन्हीं के आधार पर आज भी समाज में रह रहा है या उनको साथ लेके चल रहा है या आज भी वो अंधविश्वासों में विश्वास कर रहा है। यदि ऐसा है तो संबंधित व्यक्ति का सामाजिक विकास अभी भी बहुत निम्न स्तर का है। इसके बजाय यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता है, धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, छुआछूत की भावना से वो बहुत दूर है, तो ऐसे व्यक्ति का जो सोशल डेवलपमेंट है वो अच्छा हो रहा है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत लिया गया है कि जनता की मांगों के अनुरूप आर्थिक औद्योगिक विकास होना चाहिए,
कि जनता की मांग क्या है, उस मांग के अनुरूप उनका जो आर्थिक विकास है, उनके जो आर्थिक संसाधन है, औद्योगिक संसाधन है, उनका निर्माण होना चाहिए और वो संचालित होने चाहिए। आधुनिकीकरण अर्थात समय अनुकूल हमारे प्रत्येक कार्य में परिवर्तन होना चाहिए। समय के अनुसार जब तक हम अपने आप में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक हमारा विकास संभव नहीं है, क्योंकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी रुकता नहीं है। हमारा जो भूतकाल था वैसे हम आज नहीं है, जैसे हम आज हैं वैसे हम भविष्य में नहीं होंगे। कुछ ना कुछ हमारे अंतर्गत परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन देखा जाएगा कि गुणात्मक है या गुणात्मक है तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा हो रहा है, कि नकारात्मक परिणाम आ रहे हैं या सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। यदि सकारात्मक परिणाम हमारे सामने है इसका मतलब हमारा जो परिवर्तन था वो पॉजिटिव था, और यदि नकारात्मक परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं इसका मतलब हमारा जो परिवर्तन था वो नेगेटिव था। ये सारी चीजें अपन मूल्यांकन करके पता लगा सकते हैं। फिर इसके बाद राष्ट्रीय निर्माण में लोकतंत्र, भाई हमारा जो लोकतंत्र है वो जनता की इच्छाओं के अनुरूप होना चाहिए। हम एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत रहते हैं जहां पर जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन है। जनता स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनती है जो उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बनवाता है, योजनाएं बनवाता है और उसके माध्यम से जनता का विकास किया जाता है। हमारा जो राजनीतिक स्थायित्व है वो स्थायित्व कितना है? क्या हमारी सरकारें स्थायी हैं? क्या हमारी सरकारें अस्थायी हैं? यदि हमारी सरकारें अस्थायी हैं, ऐसे में वो हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करेंगी, क्योंकि जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है और मिलीजुली सरकार होती है या अन्य सहयोगी दलों का सहयोग होता है, तो ऐसे में क्या होता है, राजनीतिक स्थायित्व की संभावनाएं कम हो जाती है, क्योंकि बार बार जो सहयोगी दल होते हैं वो सहयोगी दल जो सरकार का प्रतिनिधि होता है या जो नेता होता है जो सरकार चला रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो प्रधानमंत्री है जो हमारे लोकसभा के अंतर्गत या हमारा पूरे देश का जो प्रतिनिधित्व करता है, उस व्यक्ति को वो क्या करते हैं, बार बार खींचातान करते हैं, या तो वो दबाव डालते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग कार्य किया जाए, हमारे अनुसार नीतियां बनाई जाए। यदि वो उनके अनुसार नीतियों का निर्माण नहीं करता है, योजनाओं का निर्माण नहीं करता है, तो वो अपना समर्थन वापस लेने का प्रयास करते हैं। इससे जो प्रधानमंत्री होता है या जो हमारे सरकार चला रहा है जो दल है, उसको ये रहता है कि यदि ये अपना समर्थन वापस ले लेंगे तो ऐसे में हमारी सत्ता या सरकार चली जाएगी, तो मजबूरन उनको ये बात माननी पड़ती है। और यदि मान लो हमारा राजनीतिक स्थायित्व है, हमारी सरकारें बार बार नहीं बदलती हैं, तो ऐसे में हमारा जो विकास है या हमारे जो विकास की गति है वो भी तीव्र बनी रहती है। प्रशासनिक विकास के अंतर्गत हमारी जो प्रशासनिक संरचनाएं हैं, हमारे जो संगठन है, हमारे नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनमें समय अनुकूल परिवर्तन करते उनको रहना चाहिए, क्योंकि विकास के लिए वो राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थाएं दोनों साथ साथ चलती हैं। तो हमारी जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं, हमारे जो प्रशासनिक संगठन है, यदि वो समय के अनुसार अपनी नीतियों में, अपने कार्यक्रमों में, अपनी प्रक्रियाओं में, अपनी परियोजनाओं में परिवर्तन नहीं करेंगे तो ऐसे में विकास की गति क्या धीमी रहेगी। तो उन्हें तीव्र विकास के लिए क्या करना चाहिए, उनके द्वारा जो नीति बनाई जाती है, जो योजनाएं बनाई जाती हैं, जो परियोजनाएं बनाई जाती हैं, जो कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं, उनमें समय के अनुसार और जनता की इच्छाओं के अनुरूप परिवर्तन करना चाहिए। इसके लिए जनता के अंतर्गत उनको रोजगार उन्मुख जो शिक्षा प्रणाली है उस शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया जाना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट की जो कोर्स हैं उन पे जोर दिया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल सके और उस रोजगार से उनको आर्थिक आय हो सके। उस आय के आधार पर वो अपने रहन सहन में परिवर्तन कर सकते हैं और उनकी आय भी बढ़ सकती है। यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो वो राष्ट्रीय आय को बढ़ावा देती है। इसकी विशेषताओं के अंतर्गत यदि अपन देखते हैं तो ये राष्ट्रीय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हमारे डेवलपमेंट की गति धीमी है तो
तो इससे हमारा राष्ट्र का जो निर्माण है वो भी प्रभावित होगा। और यदि हमारी जो डेवलपमेंट की गति है वो तीव्र है, तो हमारा जो राष्ट्रीय विकास है वो तीव्र गति से होगा और एक अनूठी उसकी छाप होगी, विश्व में उसकी पहचान होगी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, कब होगी? जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कब होगी? जब संबंधित व्यक्ति के पास किसी न किसी प्रकार का कोई रोजगार होगा और रोजगार के माध्यम से जो आय वो लाता है उसमें से वो कितनी बचत करता है, उस बचत के आधार पर उसकी आय में वृद्धि होगी। जब प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में स्वाभाविक रूप से ही वृद्धि होगी। व्यक्तियों के जीवन स्तर में उच्चता आएगी, अर्थात परिवर्तन दिखाई देगा। आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय को बढ़ाने के लिए या अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए, अर्थात उसके पास कोई ना कोई रोजगार होना चाहिए जिससे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तभी वो अपनी आय में वृद्धि कर पाएगा। रोजगार उपलब्ध करवाना, रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत परिवर्तन किया जाना चाहिए और रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया जाना चाहिए कि कोई भी जो स्टूडेंट है वो जैसे ही पास आउट होता है वैसे ही उसके पास रोजगार होना चाहिए, अर्थात उसको अपनी डिग्री के साथ साथ एक ऐसी चीज भी सीखते रहना चाहिए जिससे कि वो बाहर निकलते ही रोजगार पा सके और अपनी आय कमा सके। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कब होगी? जब उसके पास रोजगार होगा। तो ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय और व्यक्ति का जीवन स्तर, ये सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की विशेषताएं हैं, अर्थात व्यक्ति का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो उसकी आय पर निर्भर करता है कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय क्या है। उसकी प्रति व्यक्ति आय उसके रोजगार पर निर्भर करती है। किसी भी प्रकार की प्रशासनिक संस्था है, उस प्रशासनिक संस्था का जो ढांचा है वो इस पॉस्को विचारधारा पर चलता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर सेक्टर के अंतर्गत ये सिद्धांत काम करता है। उसको चलाने के लिए हमें इस सिद्धांत को अपनाना पड़ता है क्योंकि ये अंग्रेजी के 7 शब्दों से, जिन शब्दों से मिलकर बना है, ये शब्द अपने आप में संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को प्रस्तुत करते हैं। पहला इसका शब्द है पी। पी का अर्थ होता है प्लानिंग और प्लानिंग से तात्पर्य होता है कि कोई भी अपन कार्य शुरू करेंगे, कोई भी अपन नीति बनाएंगे, योजना बनाएंगे, उससे पहले हमें एक कल्पना करनी होती है, एक प्लानिंग करनी होती है और उस प्लानिंग के बाद हम उस नीति को वास्तविक रूप देते हैं। तो प्रत्येक संगठन एक प्लानिंग करता है अपने डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का हो। बिना प्लानिंग के वो अपनी नीति को, अपनी योजना को, अपनी परियोजना को वास्तविक रूप नहीं दे पाता है। तो सबसे पहले उसको कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने मस्तिष्क में एक परिकल्पना के माध्यम से एक प्लानिंग करनी होती है कि संबंधित कार्य को मैं इस तरीके से संपादित करूंगा। दूसरा शब्द है ओ। ओ का तात्पर्य है ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात संगठन। और ये कहा जाता है कि संगठन में ही शक्ति है। संगठन बनता कैसे है? एक अकेले व्यक्ति से नहीं बनता है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी संगठन में किसी कार्य को या किसी नीति को संपादित करते हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं तो हम उसे संगठन कहते हैं। संगठन 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो फॉर्मल संगठन होता है वो नियमों पे चलता है, संपूर्ण उसकी जो कार्य प्रक्रिया है वो कानून के दायरे में रहकर चलती है। और जो इनफॉर्मल संगठन होता है उसमें व्यक्ति के सामाजिक और व्यक्तिगत संबंध काम करते हैं, अर्थात हम किसी व्यक्ति के प्रति स्नेह की भावना रखना, सहयोग की भावना रखना, ये सब अनौपचारिक संगठन के कार्य हैं। तो बिना संगठन के कोई भी सेक्टर अपने कार्यों को संपादित नहीं करता है। कोई भी कार्यालय है, कोई भी ऑफिस है, उसके अंतर्गत बहुत सारे कर्मचारी होते हैं अलग अलग कैटेगरी के, और वो सब मिलकर अपने संगठन की कार्य प्रक्रिया को संपादित करते हैं। तीसरा शब्द है एस।
एस का अर्थ होता है स्टाफिंग, अर्थात कर्मचारियों की व्यवस्था करना। बिना कर्मचारियों के किसी भी संगठन को अपन कुशलता पूर्वक संचालित नहीं कर सकते, कुशलता पूर्वक छोड़ के अपन उसको संचालित ही नहीं कर सकते। अर्थात योग्य कर्मचारियों का होना जरूरी है। किसी भी संगठन के जो उद्देश्य हैं वो तभी पूरे हो सकते हैं जब उसके अंतर्गत काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो योग्य होंगे, ताकि वो आसानी से उस कार्य को संपादित कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि योग्यता आधारित कर्मचारियों के माध्यम से संगठन के कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन किया जाता है। तीसरा है डी। डी का अर्थ होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन का तात्पर्य है निर्देश देना। कोई भी संगठन है वो पिरामिड के आकार में काम करता है, जहां पर एक मुख्य कार्यपालक होता है और उसके अंडर अपन जैसे जैसे नीचे आएंगे कर्मचारियों की संख्या बढ़ती चली जाती है और प्रत्येक कर्मचारी का एक उच्च अधिकारी होता है। अर्थात संगठन के अंतर्गत उच्च अधीनस्थ का संबंध चलता है। उच्च अधिकारी आदेश देता है और अधीनस्थ जो कर्मचारी होता है वो उन आदेशों की पालना करता है। तो हमें डायरेक्शन देने के लिए भी एक उच्च अधिकारी होना चाहिए जो समय समय पर हमें मार्गदर्शन देता रहे, क्योंकि यदि हमें कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में हम सफलतापूर्वक अपने उद्देश्यों और कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारा जो उच्च अधिकारी है वो समय समय पे हमें निर्देश देगा, दिशा निर्देश देगा, हम पे नियंत्रण बनाकर रखेगा और हमारा मार्गदर्शन करेगा। एक नियंत्रण के अभाव में कर्मचारी क्या करता है, समय पे अपने कार्यों का संपादन नहीं करेगा। जब तक हमें गाइडेंस नहीं मिलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक ऐसा उच्च अधिकारी होना चाहिए जो हमें समय समय पर डायरेक्शन देता रहे। फिर सी और ओ दो शब्द मिला के बना है कोऑर्डिनेशन, अर्थात समन्वय स्थापित करना, जिसे अपन कह सकते हैं कि जितने भी संगठन में कार्मिक होते हैं उन कार्मिकों में आपस में तालमेल होना चाहिए। बिना तालमेल के क्या होता है, संगठन में कार्यों का अतिराव होता है, दोहराव होता है, आपसी विवाद होता है और विवाद में संगठन में संघर्ष और लड़ाई झगड़े की स्थिति एनी टाइम बनी रहती है। तो संगठन में कार्यों के दोहराव को रोकने के लिए, अतिराव को रोकने के लिए, संघर्ष को रोकने के लिए, अनावश्यक झगड़ों को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तालमेल बनाकर चलना चाहिए। और तालमेल कब होगा, जब प्रत्येक कर्मचारी को ये पता होगा कि उसको किससे आदेश लेने हैं और किसके आदेशों की पालना करनी है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन या समन्वय के अभाव में कर्मचारी अपने कार्यों को समय पे पूरा नहीं करेगा। तो प्रत्येक कर्मचारी के अंतर्गत एक ऐसा समन्वय या तालमेल होना चाहिए कि वो किसी दूसरे के कार्यों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करे, क्योंकि जैसे ही वो अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करेगा तो उनमें क्या होगा, विवाद होगा। विवाद होगा तो संगठन की जो कार्य कुशलता है वो उससे प्रभावित होगी। तो संगठन की कार्य कुशलता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि संगठन में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं या कार्मिक हैं उनके बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है। अगला शब्द है आर। आर का मतलब होता है रिपोर्ट। रिपोर्ट से तात्पर्य है यहाँ पर प्रतिवेदन से, कि संगठन में जो भी कर्मचारी है काम करता है उसके कार्यों का एक प्रतिवेदन तैयार होता है जब वो काम करने लगता है, और काम के अंत तक पूरे साल में प्रत्येक कार्य के उसका लिखा जाता है कि संबंधित कर्मचारी के द्वारा कौन कौन सा कार्य किया गया है, कितने कार्यों के परिणाम ऐसे हैं उसके जो सकारात्मक हैं या हमारे संगठन के लिए वो पॉजिटिव हैं। यहाँ से उस प्रतिवेदन के माध्यम से कार्मिक का मूल्यांकन होता है कि कार्मिक के जो कार्य हैं वो संगठन के लिए सकारात्मक है या नकारात्मक है, और यहीं से उसकी पहचान होती है कि इसके द्वारा कितने कार्यों को सही तरीके से किया है और उन कार्यों के द्वारा हमारे संगठन की जो कार्य कुशलता है उसको कितना बढ़ावा मिला है। तो संगठन में कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी के कार्यों का एक प्रतिवेदन तैयार होता है। उस प्रतिवेदन के आधार पर कार्मिक का मूल्यांकन किया जाता है। लास्ट इसका शब्द है बी। बी से तात्पर्य है बजट। यदि ये बजट नहीं है तो जो हमारा पूरा संगठन है वो कभी भी काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जो वित्त है वो वित्त
जैसे शरीर में आत्मा जरूरी है,